past simple tense. So we should try to learn it and to understand that how past simple is used in conditional type 2, and what are certain errors which students mostly commit, make during the test. They don't know, because the big problem we have learned, we just translate the things. When you translate, one thing, you really get trouble to reach the right choice in your sentence there. So in order to avoid to refrain from the mistake or the error in the sentence, you should try to look at the concept. Okay, look at the possible errors we come to make the sentence wrong one there. So dear students, let's come to restart. The past simple tense and its use is what? Conditional type 2. तो देखो, हम कंडीशनल टाइप 2 से हम स्टार्ट करेंगे। और कंडीशनल टाइप 2 जो है, मतलब ये कि मैं इसको पहले तो हम नाम देंगे कि हम पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। उसके अंदर जो मतलब थोड़े रूल्स बाकी रहते हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे, उनको लर्न करेंगे। तो मतलब उनमें जो फर्स्ट यूज है वो कंडीशनल टाइप 2 का है। आपको पता है कंडीशनल टाइप 2 जो होता है, कंडीशनल टाइप 2 जो होता है, उसके अंदर हम पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, कंडीशनल टाइप 2 के अंदर हम पास्ट सिंपल 2 जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी वन हम नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, वन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो मतलब वन वहां इस्तेमाल हम करते हैं, अच्छा, वन हम वहां इस्तेमाल करते हैं जब कंडीशनल टाइप, यानी कंडीशनल टाइप क्या होता है? कंडीशनल टाइप 1 होता है। कंडीशनल टाइप 2 के अंदर आपको पता होता है कि जो कंजंक्शन होता है, यानी कंडीशनल कंजंक्शन होता है, कंडीशनल कंजंक्शन जो होता है उसके साथ खास तौर पर, यानी इफ कंडीशनल कंजंक्शन है, ठीक है ना, अनलेस कंडीशनल कंजंक्शन है, प्रोवाइडेड देखो कंडीशनल कंजंक्शन है, ठीक है ना। तो इन मतलब कंजंक्शन के साथ हम क्या करेंगे? आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, पढ़ा हुआ है हमारा, और फिर आप देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब क्या? पास्ट सिंपल टेंस। वर्ब की सेकंड फॉर्म से मुराद क्या? पास्ट सिंपल टेंस होता है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो ये यहाँ पर अगर कंजंक्शन जो है ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक बात जहन में रखें, अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर सेंटेंस में पहले इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, तो मतलब हमें क्या करना है? सेंटेंस के बीच में पंक्चुएट करना है, सेंटेंस को पंक्चुएट करना है कॉमा से। अब ये फर्स्ट आ गया, आप बोलेंगे सर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बीच में कहां से आया? इसका भी थोड़ा बता दें। देखो मैंने तो आपको मतलब इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन, इनके वर्ड्स, इनको सिंप्लीफाई करके जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तब मैंने जो है वो आपको कंडीशनल के अलावा भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में आपको काफी बताया है। यानी कंडीशनल कंजंक्शंस जो हैं वो आपके सबऑर्डिनेट हैं, टाइम कंजंक्शंस जो हैं वो भी सबऑर्डिनेट हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस जो आते हैं वो भी आपके सबऑर्डिनेट हैं। तो ऐसे अल्फाज जो भी इस्तेमाल होते हैं ना, उनको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं। वो सेंटेंस आपका डिपेंडेंट सेंटेंस हो जाता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट, ये आपके सिलेबस की बात है, ये नहीं कि मैं एडिशनली जो है वो ये चीजें आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये आपके सिलेबस की बात है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर एक कंडीशनल कंजंक्शन लगा, मैंने और भी टाइप्स आपको बताए, आपने सुने वो टाइप्स कौन से? यानी कंडीशनल कंजंक्शंस, राइट, उनके अलावा टाइम कंजंक्शंस भी आ सकते हैं, या जो वो रिलेटिव प्रोनाउंस भी आ सकते हैं, या रीजन वाले वर्ड्स भी आ सकते हैं, मतलब जैसे बिकॉज होता है, ठीक है, या सिंस होता है, या एज होता है, तो मतलब ऐसे अल्फाज भी आ सकते हैं। तो अब तो ये एक हुआ। अच्छा, यानी आप देखो कि कंडीशनल टाइप 2 के अंदर वर्ब के हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, किसके साथ? कंडीशनल कंजंक्शन के साथ। अब जब भी कंजंक्शन इस्तेमाल होता है, एक बात ध्यान में रख लो कि कंजंक्शन आता ही इसीलिए कि हम जो वो दो सेंटेंसेस जो वो इस्तेमाल करें, दो सेंटेंसेस मतलब आपस में कनेक्ट करें। कंजंक्शन का मतलब ये होता है कि कंबाइन करता है, ज्वाइन करता है। तो जाहिर है एक तो मतलब ज्वाइन नहीं हो रहा है तक, जब तक आप सेकंड नहीं रखेंगे तब तक ज्वाइन कहां से होगा? तो ये हुआ, यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे वो मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे? आप यहाँ पर वुड इस्तेमाल करें, ठीक है, आप यहाँ पे कुड इस्तेमाल कर सकते हैं,
पास्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, या आप यहाँ पे जो है वो माइट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, देखो ये, और इनके साथ मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की ये फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे। अब ये कंडीशनल टाइप 2 इस्तेमाल होता है, जो कि पास्ट में इस्तेमाल होता है। इसीलिए ऊपर हमारे मतलब टेंस की कौन सी हेडिंग के नाम क्या है? टेंस का नाम है पास्ट सिंपल टेंस। हेडिंग कौन सी है, यूज कौन सा है, फीचर कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, ठीक है, वो है यानी कंडीशनल टाइप 2। अच्छा, अब देखो ये हमने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल देते हैं। इफ आप देखो, अगर मैं इस्तेमाल मतलब आपको ये एग्जांपल दूं, आपको प्लीज इधर देखें। इफ आई, ओके, इफ आई हेड, देखो इफ आई हैड become, if I had become a doctor, okay, I would, okay, I would render, I would render my services devotionally. देखो, if I had become a doctor, I would render my services devotionally. तो अब आप बोलेंगे सर देखो कितना गलत लिख लिया आपने, ऊपर एक बात लिखिए और मतलब सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है, जो आपने हमें एग्जाम्पल मतलब बताया लिखा है, उसके अंदर तो चेंज है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ, आप लोग अगर क्लास में नहीं होते तो हम एक सेंटेंस भी करेक्ट ना लिख सकते। ये आप लोग देखो, मतलब जैसे हम गलती करते हैं तो स्क्रीन पे फौरन आपकी मतलब आपकी करेक्शन आ जाती है, करेक्शन करवाती हो आपकी, सर आपने देखो गलत लिख लिया। हाँ मुझे यकीन है, इसीलिए यहाँ पे इस बोर्ड पे देखो कलर इसीलिए तो होते हैं कि अगर हम एक कलर से जो है वो मिस्टेक करें तो सेकंड कलर जो है वो, जैसे रेड कलर है, हम उससे जो है वो करेक्शन कर लेते हैं। तो इफ आई हैड बिकम, देखो अब ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि हमने लिखा है इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हमने पास्ट इस्तेमाल कर लिया, पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल कर लिया बल्कि। तो ये आपके मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। मैंने आपको ऑप्शन बताया कि कंडीशनल के सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे, कैसे ऑप्शंस आ सकते हैं पॉसिबली। तो आप देखो यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया, जैसे आपने जो है वो इंडिकेट किया ना, जैसे आपने मतलब मुझे कॉन्शियस किया कि सर प्लीज बी कॉन्शियस, यू आर गोइंग टू मेक अ बिग ब्लंडर, वी आर हियर being vigilant and alert to indicate that you are making a lot of mistakes. Okay, so it is what I admit, that I make such mistakes, while people like you are always, you know, I mean vigilant, alert and conscious to indicate, to make us realize that such mistakes should be corrected hurriedly, otherwise this will, you know, impact very negatively, no matter at all. तो आप देखें if I, तो अब दुरुस्त क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप क्या लिखेंगे इधर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये करेक्ट हो गया। इफ आई बिकेम अ डॉक्टर, आई वुड रेंडर माय सर्विसेज डिवोशनली। ठीक है ना, डॉक्टर या इंजीनियर आप जो भी लिखें आप, मतलब जाहिर है इसके अलावा भी मतलब हमारे स्टूडेंट्स जो है वो बड़े बड़े मतलब प्रोफेशन में जाएंगे, बड़ी लाइंस में जाएंगे, उनके पास कई कैटेगरीज हैं, एरियाज हैं, फील्ड्स हैं। अच्छा, इफ आई बिकेम अ डॉक्टर, आई वुड रेंडर माय सर्विसेज डिवोशनली। तो देखो हमने वुड इस्तेमाल कर लिया क्योंकि ये तो इधर लिखा हुआ है सेकंड के साथ, उधर कॉमा इस्तेमाल किया। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अगर हम ये सेंटेंस इस तरीके से इस्तेमाल करें, मतलब अगर सेंटेंस को इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना, यानी आप मतलब इसको इस तरीके से लिखें, आई वुड, ओके, आई वुड रेंडर, आई वुड रेंडर माय सर्विसेज, ओके, आई वुड रेंडर माय सर्विसेज डिवोशनली। ठीक है, देखो, आई वुड रेंडर माय सर्विसेज डिवोशनली, ओके, इफ आई, ओके, इफ आई, सॉरी, तो क्या लिख रहे हैं हम इधर, इफ आई बिकेम, एक देखो ये आ गया आपका, इफ आई बिकेम अ डॉक्टर, सी दैट हाउ मच क्लियर, right? I would render my services, sorry, I would render my services devotionally if I became a doctor. Is it correct or incorrect? What do you think? If you know, if an option is given like so, see that now
I mean displacement of the subordinate conjunction. Initially it was at the beginning, but now it has come, here to connect, two sentences are in between of the sentences here. तो आप देखें, अब तो मतलब आपको मतलब बात समझ में आ रही होगी कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप इधर कंजंक्शन इस्तेमाल करें तो ये एरर हो जाएगी, नहीं, आप सेंटेंस को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज आप पहले लिखें, डिपेंडेंट बाद में लिख सकते हैं, मतलब जो कंजंक्शन वाला उसको बाद में लिख सकते हैं, ये भी राइट है। अब ये भी करेक्ट है आपका, ठीक है, इसको भी आप करेक्ट समझिए, ये भी करेक्ट हो गया आपका, अब ये भी करेक्ट हुआ क्योंकि हमने करेक्शन कर लिया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे सर अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, यानी इस ऐसा हम लिखें, if I would render my services, देखो my services devotionally, ठीक है, अगर आप बोले सर अगर हम ऐसा लिखें, if I became, ये तो हाँ, if ओके या I became, तो आप मतलब ये इस तरीके से आप इसको लिखें। अच्छा, इसको थोड़ा चेंज कर दें, एक मिनट, प्लीज। हाँ, तो ये अगर हम इस्तेमाल करें, if I would become a doctor, अगर ये हम इस्तेमाल करें, if के साथ मॉडल वर्ब इस्तेमाल करें, ठीक है ना, या फ्यूचर का कोई वर्ड हम इस्तेमाल करें, तो क्या ये करेक्ट होगा या नहीं? इफ आई वुड बिकम अ डॉक्टर, ओके, आई वुड रेंडर, तो ये सेंटेंस मतलब सेम है जो ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं इसीलिए इन वर्ड्स को वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इफ आई वुड बिकम अ डॉक्टर, आई वुड रेंडर, तो क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बेटा देखो, अब ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यानी आपका, आपके जो, एक बात प्लीज गौर से सुनिए, ठीक है ना, एक बात गौर से सुनिए कि मतलब जब भी आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में मतलब कंडीशनल कंजंक्शन होता है या टाइम कंजंक्शन होते हैं या रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, आप ये जब इस्तेमाल करते हो ना, तो ये जो फ्यूचर के वर्ड्स हैं या फ्यूचर के मतलब मॉडल वर्ब्स, जो मॉडल वर्ब्स हम कहते हैं, आप उनको इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना, वो इस्तेमाल ना करें। अब ये देखो एरर होगी, ये मिस्टेक है, ठीक है, इफ आई विल लिखेंगे, इफ आई वुड लिखेंगे, इफ आई कुड हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा कोई वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, वो आप कंडीशनल कंजंक्शन के साथ इस्तेमाल करेंगे, आप टाइम वर्ड्स के साथ, मिसाल के तौर पर एज सुन एज आई वुड, तो भी गलत हो जाएगा, व्हेन आई वुड, तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है, अनटिल आई वुड या अनटिल आई विल, तो भी गलत हो जाएगा। तो ये जब ऐसा सबऑर्डिनेट कोई सेंटेंस बने, उसमें हमें ये केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमें ये इस्तेमाल नहीं करना है, और ये एरर हो जाएगी। तो आप देखें, क्या मैंने आपको बताया कि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर कंडीशनल टाइप टू जो होता है, वो एक यूज होता है, वो एक रूल होता है जो कि पास्ट सिंपल टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, और उनके साथ आपके ये मॉडल वर्ब्स होने चाहिए, ये जो मॉडल वर्ब्स पड़े। अब आपने पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल किया तो भी गलत हो जाएगा, अगर इधर प्रेजेंट इस्तेमाल किया तो भी गलत हो जाएगा, अगर आपने इधर मॉडल वर्ब रखा या फ्यूचर का फॉर्म रखा तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इन कंजंक्शंस के साथ, जो मैंने आपको नाम बताए कंजंक्शंस के, कौन से बोले, कौन से कंजंक्शन के नाम बताए, हाँ आप सुने तो सही प्लीज, आप, हाँ आप, हाँ ये, अच्छा, वो कौन से कंजंक्शन है जिनके मैंने नाम बताए आपको, देखो, वो कंडीशनल कंजंक्शंस, वो टाइम कंजंक्शंस, और जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो, या कुछ रीजन वाले मतलब वर्ड्स आते हैं जैसे सिंस वगैरह, तो मतलब उनका हमें जो है वो ये नहीं केयर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर्स हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो ये होगा आपका एक कंडीशनल का यूज है। अच्छा, इन मतलब अल्फाजों के साथ जैसे हमने इफ इस्तेमाल किया है, कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें कुछ इमेजिनेशन होता है, सपोजिशन होती है, तस्वर होता है, रियलिटी नहीं होती, मतलब कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है ना, उनमें कोई रियलिटी नहीं होती, रियल बात नहीं होती, कोई सपोजिशन होती है, हम मतलब तस्वर करते हैं, कोई बात करने का तस्वर करते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई मतलब फैक्ट नहीं होती, उसके अंदर कोई मतलब ट्रूथ नहीं होता,
उसमें कोई रियलिटी नहीं होती। जब ऐसी सिचुएशंस होती है तब भी हम देखो पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कंडीशनल टाइप 2 है ना, इसका मतलब ये कि मीनिंग भी इसकी फ्यूचर है या प्रेजेंट या फ्यूचर की मीनिंग होगी। अब ये रियलिटी नहीं है, अब थोड़ा सा एक तस्वर है, क्योंकि आप खुद देखें ना, इफ आई बिकेम अ डॉक्टर I would render my services devotionally. It means it is impossible, you know. It's impossible because we have been appointed to serve you, you know, to polish you, to make you something, you know, to build your career, to build your dream, to build your destiny, you know. Okay, we are here to empower you. We are here to, project and enhance or elevate you from bottom to top. And this is what, you know, the biggest contribution from our side to deliver or to make you glorious, superior, and exceptional, phenomenal, you know, dignitaries in the world. While being teacher, you know, we are here to support, okay, with full commitment to make you something useful one, very different, very unique, you know, okay, with the capability. And that is what our profession is. That's why this profession is, you know, quite significant one, quite different one, you know. You will do something, you will perform with your own, you know, being doctor, engineer, or something else, but you will miss being, this person being a teacher, I think. राइट, तो ये हो गया आपका। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था, इसी हिसाब से आप देखो, सेकंड जो इनका यूज मैं आपको बता रहा था कि पास्ट सिंपल टेंस जो इस्तेमाल होता है, देखो टेंस का नाम मैं वापस से लिखता हूं इधर, ताकि मतलब ये बात आपको मतलब याद रहे। सपोजिशन जो होती है, एक सपोजिशन जो होती है, यानी सपोजिशन वाली बात जो होती है, या इमेजिनरी जो मतलब चीजें होती हैं, तस्वर वाली जो होती हैं, जो मतलब इमेजिनरी आइडियाज होते हैं, ठीक है, या इमेजिनेशन होता है, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस ऐसा होता नहीं है, तो वहां भी हम देखो क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। तो उनके अंदर देखो हम, यानी जैसे एज इफ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या एज दो हम इस्तेमाल करते हैं, हाँ, एज दो हम इस्तेमाल करते हैं, या आप देखें यानी आई विश, ये हम इस्तेमाल करते हैं, या इफ ओनली हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कई वर्ड्स होते हैं, जब हम ये अल्फाज इस्तेमाल करके तो उनके साथ हम क्या रखेंगे, पास्ट टेंस रखते हैं, उनके साथ क्या रखते हैं, पास्ट टेंस रखते हैं। तो बुक के फर्स्ट ईयर का उस बुक में से भी मैंने आपको ये चीज पहले से पढ़ाई है, आपको याद भी होगा, वहां से मैं एक लाइन आपको दे रहा हूँ, और आप देखेंगे कि देखो ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देखो, इट ले हिडन, देखो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल है, आप देखो, इट ले, बात गौर से सुने प्लीज, इट ले हिडन, काफी ये चीजें आपको थारोली पढ़ाई हुई हैं, बहुत अच्छे नमूने से ये बातें पहले भी मैंने जो वो डिस्कस की है। इट ले हिडन अंडर द सरफेस, अंडर द सरफेस ऑफ द सी, ठीक है, इट ले हिडन अंडर द सरफेस ऑफ द सी हुआ। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है एज इफ इट वर अ वाइल्ड क्रिएचर, ओके, एज इफ इट वर अ वाइल्ड क्रिएचर, ये मैं बात ऊपर लिख रहा हूं, एज इफ इट वर अ वाइल्ड क्रिएचर, हुआ, समझ में आया, ये हुआ, इट ले हिडन अंडर द सरफेस ऑफ द सी एज इफ इट वर अ वाइल्ड क्रिएचर। तो यहां देखो एज इफ आया, जो ऊपर कीवर्ड्स दिए हुए देखो, ये कीवर्ड हुआ एज इफ, तस्वर एक, और फिर देखो इट वर हमने इस्तेमाल कर लिया, प्लूरल हम इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल, क्योंकि ये रियल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा है नहीं, हम ये सब मतलब बात करने का तरीका है कि मतलब जैसा कि कोई ये कोई बड़ी चीज थी, लेकिन मतलब ये ऐसा था नहीं, तस्वर एक। तो जब कोई तस्वर आप प्रेजेंट करना चाहते हो, तो भी आप ऐसे कीवर्ड्स इस्तेमाल करके, और उसके बाद आप पास्ट इस्तेमाल करेंगे, पास्ट इस्तेमाल करेंगे। अब ये पास्ट टेंस है, आप पास्ट टेंस है, आप बोलेंगे सर कहाँ है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। कई स्टूडेंट्स हैं अगर बी का वर्ब का फॉर्म देते हैं तो वो समझते नहीं है, और बोलते हैं कि मतलब बी का वर्ब सर ये पास्ट टेंस तो नहीं हुआ। अब ये देखो इज एम आर जो होता है उसका ये पास्ट टेंस है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमने इस्तेमाल कर लिया एज इफ इट वर अ वाइल्ड क्रिएचर। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल आप देखो, मतलब दिया हुआ है,
ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ, बुक से दे रहा हूँ ताकि ये बात भी आपको समझ में यानी आ जाए। अच्छा, द सी वाज कॉम एज इफ साउंड असलीप। द सी देखो, द सी वॉज, ठीक है, द सी वॉज कॉम एज, ठीक है, एज इफ साउंड, साउंड एज इफ लगाओ, एज दो लगाओ, लगाओ मतलब जो भी है, सॉरी प्लीज, मतलब कभी ये कैंसिल हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको शायद बाकी चीजें तो आपने नोट नहीं की होंगी, लेक्चर भी नोट नहीं किया होगा, लेकिन ये अचानक से जो वर्ड आया होगा ये तो मतलब सबके पास तेजी से प्रिजर्व हो चुका होगा, ठीक है ना। आपकी जो है वो वोकेबुलरी में ये वर्ड मेरा जो आ गया होगा। अच्छा, द सी वाज कॉम एज इफ साउंड असलीप, साउंड असलीप ये हुआ, मतलब देखो, द सी वॉज कॉम, बिल्कुल जो कॉम था, मतलब ऐसा जैसा कि गहरी नींद में, जैसा कि गहरी नींद में हो। तो मतलब गहरी नींद तो नहीं है ना, तस्वर है ना, एक फीलिंग है, एक एहसास है, उसको मतलब प्रेजेंट करने के लिए हमने कौन सा कंजंक्शन लगाया, ये। तो जब ऐसे कंजंक्शन या ऐसे वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं तो अनरियल बात हमारी होती है, और जो अनरियल बात होती है वो हम प्रेजेंट करते हैं किसमें, पास्ट के अंदर। विश भी आप लगा सकते हो, आई विश, देखो, आई विश आई वर, आई विश आई वर अ, ठीक है, आई वर अ बर्ड, देखो ये मैंने पहले भी दिया होगा, ठीक है, आई विश आई वर अ बर्ड। तो आप देखो हमने ये इस्तेमाल कर लिया, आई विश आई वर अ बर्ड। तो मतलब प्रेजेंट ही मीनिंग निकलेगी, पास्ट की नहीं होगी, मीनिंग प्रेजेंट की हो जाएगी, मीनिंग भी प्रेजेंट की हो जाएगी, लेकिन तस्वर, इमेजिनेशन, इमेजिनरी सिचुएशन या जो सपोजिशन है, ठीक है, उसको प्रेजेंट करने के लिए देखो हम इस्तेमाल करते हैं ये, मतलब ये आपका सेकंड यूज है। इसको भी आप मतलब प्लीज समझे, ये भी पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल, मतलब ये कि ये जो आप कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जैसे हमने इस्तेमाल किया, देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, समझे आप, यानी ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लूरल ही रखेंगे। आप बोलेंगे सिंगुलर क्यों नहीं, इसीलिए हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जो चीज फैक्ट या रियल नहीं है तो उसको हम उस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। भले आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, भले सिंगुलर है, लेकिन हम ये इस्तेमाल वर्ब प्लूरल करें, भले ही आ जाए, भले शी आ जाए, लेकिन फिर भी हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो देखो एक मतलब आपका ये हुआ। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो यूज आता है, यानी पास्ट सिंपल के अंदर, ठीक है, एक मतलब फिर ऊपर में जो हेड टॉपिक मतलब नाम दे रहा हूँ टेंस का, पास्ट सिंपल टेंस, देखो ताकि मतलब ये जो आपके पास आप शिकायत करते हो बहुत इस सही नमूने से पीडीएफ नहीं आता, तो पास्ट सिंपल टेंस का एक और यूज होता है, देखो जो हमने में थोड़ा उसके बारे में डिस्कस भी किया है, जो यूज टू वाली जो बात होती है, यूज टू वाली जो बात होती है, ठीक है ना। तो यूज टू जो हम इस्तेमाल करते हैं या जो वुड हम इस्तेमाल करते हैं, ये पास्ट के हैबिट्स को शो करने के लिए, पास्ट के हैबिचुअल जो एक्शंस होते हैं, हैबिचुअल जो एक्शंस होते हैं ना, जो हमारे प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शंस हैं, तो वो पास्ट के भी हैबिचुअल एक्शंस हो सकते हैं, पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस को यानी प्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आपको मैंने पहले भी कहा कि आप प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शंस को प्रेजेंट करने के लिए आप कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप कीवर्ड्स जो वो प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शंस के लिए कौन से कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको याद है मैंने एक लिस्ट आपको भेजी थी, यानी प्रेजेंट के मतलब कीवर्ड्स को यानी जाहिर करने के लिए कि ये जो वर्ड्स हैं आपके, ये मतलब प्रेजेंट के हो सकते हैं। तो उनमें मैंने आपको वर्ड्स दिए थे, जैसे यूजुअली वर्ड दिया था मैंने आपको, ऑलवेज वर्ड दिया था, डेली मैंने वर्ड दिया था, ठीक है ना, रेगुलरली पंक्चुअली मैंने वर्ड दिया था आपको, मतलब ऐसे कुछ फिक्स्ड वर्ड्स दिए थे जिनकी वजह से आप यानी हैबिचुअल एक्शंस को, रूटीन वाले एक्शंस को प्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरीके से आप ऐसे सेम वर्ड्स इन पास्ट में भी लिख सकते हो, क्योंकि फिर सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या ये वाली स्ट्रक्चर होगी। देखो आप मतलब ये वर्ब हैबिचुअल एक्शन जो है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूज टू से आप शो करेंगे, ठीक है, आप वर्ब के सेकंड फॉर्म से भी शो कर सकते हैं, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म से भी आप यानी ये शो कर सकते हैं। तो यूज टू, तो यूज टू जब इस्तेमाल करेंगे, देखो इसको थोड़ा कलर देकर हम चेंज करें, यूज टू होगा, हुआ प्लीज, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट, क्योंकि इन्फिनिटिव टू है ना, इसके साथ वर्ब की आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जैसे आप देखो एक एग्जांपल है आपका, ठीक है, वी मैंने उस दिन भी शायद दिया था, वी यूज टू, वी यूज टू प्ले, ओके, इन आवर
क्योंकि थोड़ा क्लियर कॉन्क्रीट एग्जांपल होगा ना तो उससे समझ लेंगे, इसीलिए मैं ये दे रहा हूँ। वी यूज टू प्ले इन अवर चाइल्डहुड, वो एग्जांपल ये क्लियर हो गया, आपने ये लिख लिया देखो। अच्छा, आप वुड भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप वुड भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, आप इधर ये भी मतलब लिख सकते हो, ऐसा नहीं है वी प्लेड, देखो वी प्लेड इन अवर चाइल्डहुड, यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म से भी आप पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को शो कर सकते हो इन अवर चाइल्डहुड, ठीक है। वर्ब के सेकंड फॉर्म से भी शो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूज टू से शो करोगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म से भी शो कर सकते हो। वी प्लेड इन अवर चाइल्डहुड, देखो ये भी आपका करेक्ट हो गया, राइट, ये हो गया आपका करेक्ट हो गया। तो मतलब आप पास से करें ये से, मतलब यूज टू से करें, दोनों से, लेकिन टाइम ना लगाएं। यूज टू के साथ अगर आपने टाइम लगाया तो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूज टू या वुड, देखो मैंने उस दिन भी आपको दिया था, वी यूज्ड टू या वुड, देखो इधर वी यूज टू या वुड। अच्छा, वुड तो मतलब उसके साथ वो की, हाँ, वी यूज टू प्ले, देखो वी यूज टू प्ले इन इन देखो इन 2000, ओके, इन 2005 आपने लिखा, वी यूज टू प्ले इन 2005, तो अब ये इनकरेक्ट हो गया, ये मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये फिनिश्ड एक्शन है। और हैबिचुअल एक्शन में क्या होता है, उसके अंदर रूटीन होता है, उसके अंदर वो एक्शन चलता रहता है, इसके अंदर चलने वाली जो बात है वो खत्म हो जाती है, वो फिनिश्ड हो गया। जब फिनिश्ड हो गया तो आप यूज टू नहीं इस्तेमाल करेंगे, फिनिश्ड के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, ये तो फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो फिनिश्ड टाइम होता है उसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वी प्लेड इन अवर, सॉरी वी प्लेड इन 2005, तो अब ये देखो आपका सही होगा, वी प्लेड इन 2005, ये सही हो गया, लेकिन ये आपका देखो गलत हो गया, क्योंकि ये सिर्फ इस्तेमाल होता है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं ना वो नॉन स्टॉप होते हैं, वो नॉन स्टॉप होते हैं। ये देखो यहाँ पर ही स्टॉप हो गया, तो कंटिन्यू नहीं कर रहा, मतलब पास्ट के अंदर, मतलब उसी साल में, जैसे येस्टरडे हुआ या लास्ट डे हुआ या अगो हुआ या ऐसे जो कीवर्ड्स हैं तो उनमें यानी फिनिश्ड होता है, उनमें कोई मतलब रूटीन की तो बात ही नहीं होती, इसीलिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो यानी इनका नेगेटिव वगैरह करें तो किस तरीके से होगा, जैसे यूज्ड नॉट टू भी कर सकते हैं, अगर नेगेटिव करना चाहें ना, यूज्ड नॉट भी नेगेटिव हो जाएगा, डिड नॉट यूज भी हो जाएगा। डिड नॉट नेगेटिव मतलब यूज आप इस्तेमाल करें, डिड नॉट यूज टू, तो ये भी दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वी यूज टू प्ले ये है नहीं, लेकिन एक बात दूसरी जहन में रखो, यूज टू प्ले, यूज मतलब प्रेजेंट वाला फॉर्म, ये इस्तेमाल नहीं होगा। अगर प्रेजेंट वाला फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे ना तो एरर हो जाएगी, तो मिस्टेक हो जाएगी, समझे बेटा। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपने इस्तेमाल किया ये, देखो वी यूज टू प्ले, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो मतलब, ठीक है, तो ये नहीं, ये मिस्टेक हो जाएगी, तो गलत है। तो ये यूज टू का यूज ही नहीं है, ऐसे कोई मतलब ऐसा कोई यूज भी नहीं है, बस ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी एरर और मिस्टेक हो जाएगी। तो अब एक और यूज है, इट इज हाई टाइम वाला, वो मैं कल इंशाल्लाह सुबह वाली क्लास में डिस्कस करेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस थे जो मैंने आपको बताए, और अब पीडीएफ भी आपको भेज रहे हैं, प्लीज आप थोड़ा इनको देख लेना। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड हैप्पी ईद टू यू। और सबसे पहले जैसे जीटी का जो सिलेबस है, आप स्टूडेंट्स काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं कि जीटी का सिलेबस क्या है। सिलेबस वही होता है जो पीएमसी का सिलेबस है, यानी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर ह्यूमन हार्ट है, उसकी स्ट्रक्चर है और ब्लड वेसल्स है। इनके अलावा कार्डियक साइकिल भी है। कार्डियक साइकिल के अलावा कैपिलरीज हैं, आर्टरीज एंड वेन्स हैं। तो जब सिलेबस में ये चीज़ें आपको जीटी में नहीं दी है, तो जो आपको ग्रुप्स में शेयर किया गया उसके अंदर ये तो नहीं लिखा था कि लिम्फेटिक सिस्टम भी है, ये तो नहीं लिखा था कि इम्यून सिस्टम भी है। जाहिर है जब नहीं लिखा तो नहीं है, तो बिला वजह फजूल मैसेज करने से बेहतर है आप अपनी स्टडीज पे जो है कंसंट्रेशन उस पर रखें, फोकस रखें, पढ़ें, फोकस रखें। हर चीज़ क्लियर होती है जब या नहीं, सीबीटी है, यानी जब लिखा ही नहीं। और जब हमने सिलेबस में देखा है कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, उसमें ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर है, ब्लड वेसल्स हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर, उसके बाद कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल के बाद कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं और वेन्स हैं। जब सिलेबस ही यही है तो जाहिर है हम जीटी का आपका जो टेस्ट होगा वो लेंगे इन्हीं टॉपिक से, तो यकीनन यही सेम टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आज का नया टॉपिक जैसे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का स्टार्ट यानी यकीनन जैसे आपको याद होगा हमने ओस्मोसिस, लास्ट टाइम ओस्मोसिस पढ़ा था। ओस्मोसिस के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे, और आज दोबारा से थोड़ा ओस्मोसिस के बारे में भी देखते हैं कि ओस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है। जैसे यू नो वेरी वेल कि ओस्मोसिस जैसे मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। कहाँ से? फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन, जहाँ पे वाटर की हायर कंसंट्रेशन है, जिस जगह पे वाटर की हायर कंसंट्रेशन होती है और वहां से वाटर मूव करेगा। और जहाँ पे लोअर वाटर कंसंट्रेशन है, वाटर कंसंट्रेशन जहाँ पे लोअर वाटर कंसंट्रेशन है, यकीनन वहां तक मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर की मूवमेंट हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर वाटर कंसंट्रेशन। जहाँ पे वाटर की हायर कंसंट्रेशन होती है तो यकीनन वहां पे साल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है, हायर वाटर कंसंट्रेशन, और साल्यूट जो होंगे वो साल्यूट जो है लोअर कंसंट्रेशन में होते हैं। लोअर कंसंट्रेशन में होंगे जहां पे वाटर की साल्यूट कंसंट्रेशन, वाटर की लोअर कंसंट्रेशन है, तो यकीनन वहां पे साल्यूट जो है उसकी हायर कंसंट्रेशन होगी, साल्यूट की हायर कंसंट्रेशन होगी। तो वाटर किस तरह से किस डायरेक्शन में मूव करेगा? वाटर ऑलवेज विल मूव फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इसी तरह से हमने तीसरी एक और भी पॉइंट पढ़ी थी कि जब एक ऐसी कॉम्बिनेशन, जब वाटर लोअर कंसंट्रेशन में हो और सॉल्यूट हायर कंसंट्रेशन में हो, या वाटर हायर कंसंट्रेशन में हो और सॉल्यूट लोअर कंसंट्रेशन में हो, तो ऐसा जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। और जिस तरह से जहाँ पे जैसे वाटर हायर कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट लोअर कंसंट्रेशन में, ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सच सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जिस साइड पे वाटर की हायर कंसंट्रेशन है तो वहां पे वाटर जो है उसमें लूज होने की जो है एबिलिटी ज्यादा होती है, वाटर लूज होने की एबिलिटी ज्यादा होती है, तो उसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। एबिलिटी टू लूज वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सिस्टम इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से जैसे मूव करेंगे टुवर्ड्स लोअर वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल यहाँ पे जो है लोअर होगा, वाटर पोटेंशियल इस जगह पे इस साइड का लोअर होगा। तो इस तरह से हमने ओस्मोसिस के बारे में ये पॉइंट्स पहले पढ़ी थी कि ओस्मोसिस होता क्या है। ओस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ने वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से? फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर वाटर कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टुवर्ड्स द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर वाटर पोटेंशियल। जिस जगह पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इस साइड को यकीनन हम कहेंगे कि ये जो है यहाँ पे जो सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है। जितना ज्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल होगा ये इतना ही वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे इस रीजन की साइड पे, और ये यहाँ से वाटर को स्केप होने या मूव होने इस साइड से इस साइड नहीं देंगे, तो इसे हम कहेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल कहेंगे। तो इस तरह से एक रिलेशनशिप जो हमने लाइक डिस्कस किया था किसके दरमियान, जैसे वाटर है, या इस हवाले से जो हमारे बुक के अंदर प्रॉब्लम्स भी थे हमने डिस्कस किए थे। वो प्रॉब्लम इस तरह से थे जैसे एक सेल है, सेल ए है, दूसरा सेल बी है।
सेल ए और बी, इस तरह की हमने प्रॉब्लम किए थे जो हमारे बुक में जैसे डिफाइन है एनसीपी में। सेल ए एंड बी, इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा आते रहते हैं। जिस तरह से सेल का वाटर पोटेंशियल, सेल बी का वाटर पोटेंशियल है -600 किलो पास्कल और सेल ए का वाटर पोटेंशियल है -1400 किलो पास्कल। तो वाटर पोटेंशियल के हवाले से पहला इस एक्सरसाइज में सवाल है कि विच सेल हैज द हायर वाटर पोटेंशियल। हायर वाटर पोटेंशियल किसका है? और हायर वाटर पोटेंशियल बी का है। हायर वाटर पोटेंशियल बी का है बिकॉज बी का जो वाटर पोटेंशियल है वो -600 किलो पास्कल है। ए सेल का जो वाटर पोटेंशियल है वो -1400 किलो पास्कल है। यकीनन आपने मैथ पढ़ी होगी, तो इसमें जो है हायर लोअर डिजिट्स आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह से जो है वाटर का हायर वाटर पोटेंशियल है, हैज बी सेल हैज अ हायर वाटर पोटेंशियल और इस सेल का ए सेल का लोअर वाटर पोटेंशियल है। और आपको पता है कि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। तो इसी हवाले से दूसरा सवाल यही था, इन विच डायरेक्शन द वाटर विल मूव बाय ऑस्मोसिस। कौन से डायरेक्शन में? डायरेक्शन यही है कि बी सेल से वाटर ए सेल की तरफ यकीनन मूव करेगा। तो दूसरे सवाल का जवाब ही यही है कि वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए सेल। बी सेल से ए सेल की तरफ यकीनन मूव करेगा बिकॉज water always moves from higher water potential to the region of lower water potential। उसके बाद जो तीसरा सवाल है, what will be the water potential of the cells at equilibrium। यानी वाटर पोटेंशियल पूछा गया है, इक्विलिब्रियम पे क्या सेल होता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जब वाटर मूव होता रहेगा टिल द इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पे अगर वाटर के हायर कंसंट्रेशन है और इस जगह पे लोअर वाटर कंसंट्रेशन है, तो इक्विलिब्रियम तक ये जिस तरह से हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो जैसे इक्विलिब्रियम को हम कैसे काउंट कर दें? इक्विलिब्रियम को काउंट करना बहुत ही आसान है। जैसे दो सेल हैं, एक सेल का जैसे वाटर पोटेंशियल जैसे आपने देखा कि -600 किलो पास्कल है और दूसरे सेल का वाटर पोटेंशियल है -1400 किलो पास्कल। दो सेल हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जैसे प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद यकीनन जैसे इनको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, हाफ उनका जो इक्विलिब्रियम होता है। जैसे सेल ए का जो है वाटर पोटेंशियल -1400 है, सेल बी का जो वाटर पोटेंशियल है -600 है, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये -2000 किलो पास्कल ये इनका हो जाएगा जमा, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी -1000 किलो पास्कल पे जो है इक्विलिब्रियम आ जाएगा। -1000 किलो पास्कल पे ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो तीसरा सवाल, दो सेल्स का जैसे इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होगा, किस पोटेंशियल पे होगा वाटर पोटेंशियल, वो है -1000 किलो पास्कल पे होगा। इसी तरह से चौथा और आखिरी सवाल एक्सरसाइज के हवाले से था, वो ये था कि चौथा सवाल जो एक्सरसाइज का, what will be the solute potential and pressure potential of the cells at equilibrium। solute potential और pressure potential equilibrium पे क्या होंगे? solute potential and pressure potential। तो आप दोनों सेल्स में देखें, दोनों सेल्स के जैसे ये प्रेशर पोटेंशियल है -600 किलो पास्कल और ये प्रेशर पोटेंशियल है ये है 800 किलो पास्कल। तो आपने देखा कि वाटर की मूवमेंट का डायरेक्शन भी ये था फ्रॉम बी सेल टू ए सेल, जिसका 800 किलो पास्कल। तो यानी यहाँ पे जो है यकीनन जैसे हायर प्रेशर पोटेंशियल है, ये इस जगह पे लोअर प्रेशर पोटेंशियल है, तो इसमें -800 किलो पास्कल है, ये -600 किलो पास्कल है। तो हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये 1400 किलो पास्कल हो जाएंगे, जिनको डिवाइड करेंगे 2 से, वही सेम तरीका प्रोसीजर के 700 किलो पास्कल पे प्रेशर पोटेंशियल पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा था कि किस सॉल्यूट पोटेंशियल पे इक्विलिब्रियम होगा। तो सॉल्यूट पोटेंशियल देखें, सेल बी का सॉल्यूट पोटेंशियल -1400 किलो पास्कल है और सेल ए का जो है जिससे सॉल्यूट पोटेंशियल है -200 किलो पास्कल। दोनों को प्लस करेंगे यकीनन -1400 किलो पास्कल, और दो सेल हैं तो इनको डिवाइड करेंगे तो -1700 किलो पास्कल पे यकीनन क्या होगा, इनका जो है जैसे यकीनन इक्विलिब्रियम होगा।
तो इसी तरह से हमने 4 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हमने उनको सीखा था, या ये इनका सवाल हमने हल किया था। सॉल्यूट पोटेंशियल है, जिस तरह से सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उस जगह पे सॉल्यूट वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। वाटर की हायर कंसंट्रेशन है वहां से, जैसे वाटर ऑलवेज हायर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। हायर कंसंट्रेशन वाली साइड होती है उसे हम कहते हैं हायर वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल जैसे 800 किलो पास्कल है, यहाँ से 600 किलो पास्कल है, तो आपने देखा सेल बी से ए की तरफ मूव करता है। तो वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर प्रेशर पोटेंशियल, हायर प्रेशर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर पोटेंशियल के हवाले से कुछ स्टूडेंट्स के थोड़ी कंफ्यूजन कहें या एक्सप्लेनेशन की थोड़ी जरूरत होती है। प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है? प्रेशर पोटेंशियल को अनदर टर्म में भी डिफाइन किया जाता है, टर्गर पोटेंशियल भी कहते हैं, जो ये हमारे बुक्स की पॉइंट्स नहीं है, जिससे टर्गर प्रेशर भी कहा जाता है, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय साई पी। ये तो फार्मूला है, आपको पता है, साई पी, साई एस जो है सॉल्यूट पोटेंशियल, साई डब्ल्यू इज द वाटर पोटेंशियल है, साई पी इज द प्रेशर पोटेंशियल। If a plant cell increases the cytoplasmic solute concentration, इसका मतलब ये है साइटोप्लाज्मिक सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जैसे ये प्लांट सेल है और प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, यानी यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सॉल्यूट की जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगी, जहाँ पे सॉल्यूट हायर कंसंट्रेशन होगी, तो यकीनन क्या होगा, यकीनन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, सॉल्यूट की तरफ आएंगे। सॉल्यूट के हायर कंसंट्रेशन से क्या होगा, यकीनन वाटर को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी, एक्सओस्मोसिस का फिनोमेना नहीं होगा। तो जिस जगह पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हायर होगी तो रिजल्ट क्या होगी, तो सॉल्यूट पोटेंशियल उस जगह का डिक्लाइन होगा, उस जगह के इस सेल का सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्लाइन की मीनिंग कम हो जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, वाटर विल मूव इनटू द सेल, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, वाटर बाहर से सेल के अंदर आएगा और फिनोमेना होगा एंड ओस्मोसिस, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एंड ओस्मोसिस। एंड ओस्मोसिस के जरिए यकीनन वाटर सेल के अंदर आएगा। फिर क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल विल इंक्रीज, इस जगह का प्रेशर पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज होगा। किस जगह पे, जहां पे यकीनन जैसे सेल के अंदर पानी अंदर आया था, तो यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो प्रेशर पोटेंशियल को अनदर वर्ड्स में क्या कहा गया है, इसे टर्गर पोटेंशियल कहेंगे। प्रेशर पोटेंशियल को टर्गर प्रेशर के जरिए भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यकीनन जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इट अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ का जो है टर्गर प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से प्लांट्स कैन आल्सो रेगुलेट वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा। तो आपको पता है कि जब भी आपने यकीनन लोअर क्लासेस में एक थ्योरी पढ़ी होगी, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, जो असेंट ऑफ सैप को डिस्क्राइब करने के लिए थ्योरी होती है, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। उसकी अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जब भी स्टोमेटा ओपन होते हैं ट्रांसपायरेशन का अमल होता है। ट्रांसपायरेशन जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी तो सॉइल या जमीन से वाटर की जो, जैसे आप दूसरे लफ्जों में कहें, ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से असेंट ऑफ सैप होता है। तो इसी वजह से प्लांट्स रेगुलेट प्रेशर पोटेंशियल बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटल ओपनिंग्स अलाउ वाटर टू एवापोरेट फ्रॉम द लीफ, रिड्यूस द प्रेशर पोटेंशियल एंड टोटल पोटेंशियल। इसको रिड्यूस करेंगे किस तरह से, जाहिर है शुरू में जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा थी, वाटर सेल के अंदर आ गया, अब इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, जब स्टोमेटा ओपन होंगी, ट्रांसपायरेशन होगी, तो इस प्रेशर पोटेंशियल में कमी आ जाएगी। अदरवाइज जैसे आपने देखा कि जब भी किसी सेल के अंदर वाटर इंटर होता है, दाखिल होता है, तो यकीनन यहाँ का प्रेशर पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है। प्रेशर पोटेंशियल विल इंक्रीज ऑफ दैट सेल, उस सेल का जो है प्रेशर पोटेंशियल जो है इंक्रीज हो जाएगा, उस सेल का प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा जब सेल के अंदर एंड ओस्मोसिस के जरिए वाटर एंटर होता है। सो दिस इंक्रीजेस द वाटर पोटेंशियल बिटवीन, ये एडिशनल पॉइंट है। और सिंपली हमें जैसे प्रेशर पोटेंशियल को ही समझना था कि व्हाट इज प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर पोटेंशियल से रिलेटेड जैसे एक टर्गर प्रेशर भी है टर्म, जिसको अलग से और भी एक्सप्लेन करते हैं हम, टर्गर प्रेशर की। व्हाट इज टर्गर प्रेशर? टर्गर प्रेशर हम किसे कहते हैं? टर्गर प्रेशर, जैसे अभी आपने देखा कि जब भी सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वाटर मूव्स इनटू द सेल ड्यू टू ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल कंटेंट्स।
सेल कंटेंट क्या, यकीनन यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। जैसे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो वाटर यकीनन इस सेल के अंदर आ जाएगा एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए, एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए सेल के अंदर ही वाटर आएगा। वाटर विल इंटर इनटू द सेल क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। So turgor pressure is a type of force exerted by the cytoplasm towards a cell wall due to endosmosis. जैसे एंडोस्मोसिस का अमल हुआ, रिजल्ट क्या होगी, इसके अंदर वाटर अंदर दाखिल होता जाएगा। वाटर के इंटर होने की वजह से आप देखें ये सेल पानी से भर जाता है, टर्जिड हो जाता है। जब ये सेल टर्जिड हो जाता है तो उसका प्रेशर किस पे होगा, उसका प्रेशर ये ग्रीन कलर की जो एरिया आपको नजर आ रही है इसे सेल वॉल कहते हैं। यकीनन इस सेल वॉल के ऊपर जो है प्रेशर आएगा। जब भी प्लांट सेल पानी से भर जाता है, टर्जिड हो जाता है, एक प्रेशर डेवलप होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होता है। उसका प्रेशर किस पे आएगा, यकीनन उसका प्रेशर जो है इस सेल वॉल पे आएगा ड्यू टू एंडोस्मोसिस। दिस प्रेशर मेक्स द साइटोप्लाज्म इंक्रीज इन साइज। इस वजह से साइटोप्लाज्म की साइज इंक्रीज हुई, सेल टर्जिड हो गया। ऐसे सेल को हम कहेंगे कि ये टर्जिड सेल हो गया, पानी से भर गया। It plays vital role in cells, plant cells such as growth and enlargement of the cells. And उसके रिजल्ट में एक और प्रेशर जैसे यकीनन डेवलप होगा, that is called as wall pressure. जैसे ही कोई सेल टर्जिड होगा तो उसके रिजल्ट में ये होगा कि फर्दर अपटेक ऑफ वाटर नहीं होगी, सेल के अंदर फर्दर अपटेक ऑफ वाटर नहीं होगी। फिर क्या होगा कि ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल वापस साइटोप्लाज्म पे प्रेशर देना शुरू कर देगी और इसे हम कहेंगे वॉल प्रेशर। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर, जिसकी वजह से फर्दर अपटेक ऑफ वाटर यकीनन फिर उस सेल के अंदर नहीं होगा। वॉल प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल टू रेजिस्ट द टर्गर प्रेशर ड्यूरिंग द एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस पहले हो रही थी, उसकी वजह से टर्गर प्रेशर था। टर्गर प्रेशर की वजह से पानी भर गया, उसकी प्रेशर वॉल्स पे आया और वॉल ने बैक वापस जो है साइटोप्लाज्म पे प्रेशर देना शुरू किया। तो अब इस प्रेशर को कहेंगे वॉल प्रेशर। And it prevents the cell from expanding by pushing the cell wall towards the cell membrane. तो फर्दर अपटेक यकीनन अब वाटर की नहीं होगी और फर्दर सेल वॉल पे प्रेशर भी नहीं आएगा, जो पहले वाटर की एंट्री की वजह से प्रेशर डेवलप हुआ था। तो यहाँ पे हमने दो टर्म सीखे, एक कौन सा टर्म सीखा, टर्गर प्रेशर, और दूसरा टर्म हमने सीखा वॉल प्रेशर। होपफुली आपने ये दोनों टर्म्स क्लियर किए होंगे। अब हम देखते हैं कि इस टर्गर प्रेशर का या डिफरेंट सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का प्लांट और एनिमल सेल पे क्या असर होता है, प्लांट और एनिमल सेल पे क्या असर होता है, जिसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमारे पीएमसी के सिलेबस में भी ये टॉपिक रखा गया है इंटर क्लास के अंदर। जिन्होंने इंटर पढ़ा है चैप्टर 1 के अंदर जैसे ये टॉपिक मौजूद है, एसटीबी बुक के अंदर चैप्टर 1 के अंदर ये टॉपिक मौजूद है, यही सेम। जैसे जो सोल्यूशन होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। जैसे एक है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन जो होता है, जो आइसोटोनिक, वाटर एंड सॉल्यूट जो है इक्वल होते हैं उनकी कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, तो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तीसरा जो सोल्यूशन होता है उससे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यकीनन ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगी। तो दो किस्म के लाइक इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है कि प्लांट सेल को जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए, आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए या हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा। और दूसरा इसमें क्वेश्चन होता है एनिमल सेल को अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे डायरेक्टली आपको 6 क्वेश्चन तो नजर आ रहे हैं, 6 में से और भी मजीद इसमें कई एमसीक्यूज जो बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे आप देखें एनिमल सेल, जैसे ये साइड है एनिमल सेल की है, ये एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है और एनिमल सेल, और एनिमल सेल में भी कौन सा सेल दिया गया, आरबीसी, हमारे रेड ब्लड कार्पसल, उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। सबसे पहले जैसे देखें अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन आरबीसी के बाहर, यानी ये आरबीसी है और इसके बाहर का एनवायरनमेंट है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, हायर वाटर कंसंट्रेशन होती है, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है। ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो वाटर की मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे इन्वायरमेंट से सेल की तरफ होगा या सेल से सराउंडिंग में होगा।
तो आप टाइप करेंगे, जैसे लिखें टूवर्ड्स एनवायरमेंट और टूवर्ड्स सेल, जस्ट ये लफ्ज लिखें। मैं टूवर्ड्स का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आप टाइप आपको करना है आइदर सेल की तरफ या एनवायरमेंट की तरफ, दो ही लफ्ज हैं। टाइप करें सेल और एनवायरमेंट। सेल, क्योंकि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाइपो टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थोड़ी देर पहले आपने ऑस्मोसिस के एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था। ये एनवायरमेंट क्या है, हाइपोटोनिक है, और ये सेल होगा यकीनन, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपरटोनिक एनवायरमेंट होगा। तो वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाइपो टू हाइपरटोनिक, तो यकीनन इसके अंदर वाटर दाखिल होगा, अंदर इंटर होगा, वाटर अंदर दाखिल होगा। अब देखिए एनिमल सेल है, एनिमल सेल है तो उसमें सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट यही होगी एक लिमिटेड कैपेसिटी तक। तो चलो ठीक है, वाटर एंड ऑस्मोसिस के जरिए अंदर आएगा। उसके बाद जैसे सेल वॉल है ही नहीं, सेल वॉल है ही नहीं, तो फर्दर अपटेक ऑफ वाटर ये भी नहीं रुकेगा। तो रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट होगी लाइसिस। उस सेल की लाइसिस हो जाएगी, सेल बस्ट हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी, सेल की किलिंग हो जाएगी। तो आरबीसीज को अगर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखेंगे तो सेल विल बी लाइज्ड। लाइज्ड की मीनिंग है लाइसिस। लाइसिस की मीनिंग होती है कि ये बस्ट हो जाएगा और इस सेल की किलिंग हो जाएगी। तो हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग के हवाले से हम बात करें तो हमारे जो सेल्स के इर्द गिर्द अगर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हो जाता है तो यकीनन सेल्स की किलिंग हो जाएगी, सेल्स की डेथ हो जाएगी। हाइपोटोनिक बिकॉज वाटर कॉन्स्टेंटली अंदर आता रहेगा, और सेल वॉल तो नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन एक कैपेसिटी के बाद देन जो बस्ट हो जाएगी। जैसे जब आरबीसी बस्ट होते हैं तो उस फिनोमेना को कहते हैं हीमोलाइसिस। जब आरबीसी बस्ट होंगे, जैसे ये बस्ट हो रहा है, आरबीसी बस्ट हो रहे हैं, तो बस्ट होने के फिनोमेना को कहेंगे हीमोलाइसिस। लाइसिस लफ्ज की मीनिंग ही होती है जैसे ब्रेकिंग। हीम रेफर्स टू ब्लड आरबीसी, आरबीसी का बस्ट होना, आरबीसी की किलिंग होना, आरबीसी की डेथ होना, आरबीसी का रप्चर होना, ये सब क्यों होगा, बिकॉज अगर आरबीसी को अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो आरबीसी बस्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसका कंट्रास्ट लेते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इसका कंट्रास्ट लेते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर आरबीसी को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा, अगर आरबीसी को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा, तो यकीनन इसका अपोजिट फॉर्म है। तो क्या होगा, रिजल्ट एक्स ऑस्मोसिस होगी, फिनोमेना ऑफ एक्स ऑस्मोसिस होगा, और यहाँ पे जितना भी वाटर होगा ये वाटर सेल से निकल के सराउंडिंग और एनवायरनमेंट के अंदर चला जाएगा। आरबीसी का वाटर जो है वो निकल के सराउंडिंग और एनवायरनमेंट में चला जाएगा। कौन सा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। रिजल्ट क्या होगी, जब ये सेल में से वाटर बाहर जाएगा तो रिजल्ट ये होगी, सेल ये श्रिंक हो जाएगा, शिरविल हो जाएगा। शिरविल होना, श्रिंक होना, जब आरबीसी शिरविल होते हैं तो उसके लिए टेक्निकल टर्म यूज होता है क्रीनेशन। जब आरबीसी श्रिंक हो जाते हैं, जैसे शिरविल हो जाते हैं, तो उस अमल को हम कहेंगे क्रीनेशन, कहेंगे क्रीनेशन। ये लफ्ज थोड़े से एक्स्ट्रा है, हमारे बुक्स में नहीं है, मे भी आगे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आप एक लफ्ज हीमोलाइसिस नोट करेंगे। हीमोलाइसिस कब, जब आरबीसी को आप हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट अगर मिले रखें आप तो यकीनन जो है ये हीमोलाइसिस हो जाएगी। अगर आरबीसी को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा यकीनन तो क्रीनेशन का अमल होगा, और क्रीनेशन नथिंग बट शिरविल और श्रिंकेज हो जाएगी। श्रिंकेज क्यों हुई है, वाई, बिकॉज यहाँ का वाटर जो है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में चला गया, कौन सा फिनोमेना, एक्सोस्मोसिस के जरिए। तो यानी एनिमल सेल के लिए, हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए ना तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट है, और ना ही एक गुड एनवायरनमेंट है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। दोनों कंडीशंस में सेल की किलिंग हो जाती है, दोनों कंडीशंस में सेल की डेथ हो जाएगी, चाहे वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो चाहे हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो। तो बेस्ट सिचुएशन ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, मैमल्स के लिए, दैट इज द आइसोटोनिक। यानी आइसोटोनिक की मीनिंग है कि यहाँ की जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन और वाटर कंसंट्रेशन है वो सेम सराउंडिंग की एज वेल एज आरबीसी की है, तो हमारे आरबीसी नॉर्मल रहेंगे, सेम